पहले हम देखते हैं कि ये आईआईपी है क्या। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। देखो जैसे आपने ये पढ़ा होगा डब्ल्यूपीआई, आपने देखा होगा सीपीआई, आपने पढ़ा होगा एचडीआई, पढ़े ना ऐसे बहुत सारे हैं। हंगर डेवलपमेंट इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स। सो इंडेक्स ये होता क्या है? इंडेक्स एक सिंपलेस्ट वे होता है टू डिफाइन एनीथिंग। इंडेक्स इज व्हाट, निर्देशांक, सूचकांक क्या होता है? सूचकांक किसी विषय वस्तु को समझाने का सबसे आसान तरीका होता है। द सिंपलेस्ट वे टू डिस्क्राइब एनीथिंग, एनीथिंग में कुछ भी हो सकता है। सो लाइक WPI, it is the index for explanation of wholesale price index। होलसेल प्राइस के अकॉर्डिंग होता है, 3 कैटेगरी का होता है, आपने पढ़ा है ना। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज द इंडेक्स फॉर कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। HDI index, it is index for human development। hunger index for hunger, starvation। happiness index, index for happiness। ऐसे ही ये भी एक इंडेक्स है। सो दिस इंडेक्स इज फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इसका नाम ही है ना, क्या नाम है इसका? इंडेक्स। किसके लिए? फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। तो ये इसका पहला पॉइंट आप सबके याद होना चाहिए कि यह औद्योगिक क्षेत्र में इंडस्ट्री सेक्टर में होने वाली वृद्धि को बताने वाला सूचकांक है। इट इज एन इंडेक्स टू डिस्क्राइब ग्रोथ हैपनिंग इन द इंडस्ट्री सेक्टर। ये कौन सा इंडेक्स है? वह इंडेक्स जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में होने वाली वृद्धि को बताता है, या तो वृद्धि होगी या तो कमी होगी। तो एक बात क्लियर हुआ ना कि इसका नामकरण क्या है? इंडेक्स। किसके लिए? फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इससे हमें यह समझ में आना चाहिए कि इंडस्ट्री सेक्टर में होने वाली वृद्धि या कमी को बताने वाला कोई निर्देशांक है। अब कोई निर्देशांक है तो इसको कोई ना कोई जारी भी कर रहा होगा। तो इट इज रिलीज्ड बाय एनएसओ एवरी मंथ। इसको जारी कौन करता है? एनएसओ। फिर क्वार्टरली होता है, ईयरली होता है, मंथली होता है? तो मंथली होता है। ये प्रत्येक माह आता है, एवरी ईयर, एवरी मंथ, सॉरी, प्रत्येक माह। रिलीज बाय एनएसओ। एनएसओ मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। और ये जिस मिनिस्ट्री के अधीन है उसका नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MSPI। नाम सुना है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो फिर से समझना, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक प्रति माह सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन नोडल एजेंसी एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है। यह जो इंडेक्स है वो औद्योगिक क्षेत्र में होने वाली वृद्धि या कमी को बताने वाला सबसे सरल सूचकांक है। इतना क्लियर हुआ? फिर इसका कोई बेस ईयर भी होगा। तो ये क्या करता? आधार वर्ष के मुकाबले इंडस्ट्री सेक्टर में होने वाली वृद्धि या कमी को इंडिकेट करता है। तो इसका जो बेस ईयर है वो कौन सा है? 2011-12। जीडीपी का भी अभी क्या है? 2011-12। WPI का, सीपीआई का, ठीक है, सीपीआई का भी 11-12। WPI का राजस्थान में कौन सा है? क्या है? 1999-2000, ठीक है। WPI का राजस्थान में अलग है, ये ध्यान रखना है। तो आईआईपी जो इंडेक्स है इसका बेस ईयर क्या है? 2011-12। अब ये एक इंडेक्स है तो इसका कोई ना कोई चीजें होंगी जिसके आधार पर इसको मेजरमेंट किया जाता है। तो इसमें टोटल 407 आइटम्स हैं। कितने आइटम्स हैं?
यानी टोटल इसमें इतनी मदें शामिल हैं। मदें आइटम्स मतलब गुड्स, लाइक मान लो स्कूटर हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, या रिफाइनरी प्रोडक्ट हो गया, या सीमेंट हो गया, ठीक, आयरन स्टील हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, दीज आर गुड्स। तो इसमें टोटल कितने आइटम शामिल हैं? 407। अब ये 407 आइटम से कितने क्षेत्रों के हैं? तो 3 क्षेत्र के हैं। कितने क्षेत्र के हैं? तो सबसे ज्यादा वेटेज भारांश जिसको दिया गया है नंबर 1 पे, वो है मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण। क्या है? विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हाईएस्ट वेटेज। तो टोटल आइटम्स तो है 407 आइटम्स, कितने सेक्टर का? 3 क्षेत्र का। इन विच हाईएस्ट वेटेज हैज बीन गिवन टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। कितना परसेंट दिया? तो 77.63%। कितना वेटेज दिया? 77.63% वेटेज गिवन फॉर मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में क्या अंतर है, निर्माण और विनिर्माण में? तो निर्माण मतलब निर्माण, कंस्ट्रक्शन मतलब जहां पे परमानेंट एसेट्स का निर्माण होता है, लाइक रोड, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, स्कूल का बिल्डिंग, ब्रिज, ये जितनी भी चीजें होती हैं, तो इनको कुछ पूछना है? हाँ हेलो हेलो। बोलिए, बोलिए प्लीज। अच्छा, कुछ चेक कर रहे हैं क्या? ओके, उधर ध्यान मत दो, मुझे लगा पीछे से कोई पूछ रहा होगा। और कई कई बार मुझे ही मुझे हो जाता है, मोए मोए हो जाता है। तो चलिए ध्यान दीजिए। तो इसमें टोटल, हाँ मैं बात कर रहा था निर्माण, उस पर ध्यान मत दो, शायद वो माइक टेस्ट कर रहे होंगे तो फ्रीक्वेंसी चेक कर रहा होगा, वो मैच कर रहा होगा इधर, है ना, ध्यान मत दीजिए। तो ये जो टोटल आइटम्स है, इसमें सबसे ज्यादा होता है विनिर्माण का। अब विनिर्माण और निर्माण में क्या अंतर है? तो निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन, तो जहाँ पे परमानेंट एसेट्स लाइक बिल्डिंग निर्माण, फॉर्म जो बनाते हैं बिल्डिंग वगैरह, स्कूल का, अस्पताल का, वेयर हाउस का, ठीक है, रोड वगैरह, ठीक है, चाहे गांव का रूरल रोड, शहर का अर्बन रोड, या स्टेट हाईवे, एनएच, एक्सप्रेसवे, हाईवेज, दीज आर। फिर रेलवे ट्रैक वगैरह हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, या एयरपोर्ट या पोर्ट हो गया, दीज आर कंस्ट्रक्शन, दीज आर इन कंस्ट्रक्शन। एंड मैन्युफैक्चरिंग में क्या है? जहाँ पे गुड्स का निर्माण होता है, लाइक योर गॉगल्स, ठीक है, योर शर्ट, जूते या चप्पल हो गया, स्लीपर हो गया, बैग हो गया, पेन हो गया, दिस कैमरा, दिस पैनल, टीवी स्क्रीन, पंखा, एसी, कूलर। इसमें बिल्डिंग और आपके अलावा जितनी भी चीज है ना, ऑल आर मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स, ठीक है, बैग वेग जितना भी चीज है, आपकी घड़ी, ज्वेलरी, कान में जो कुड़की वगैरह, ये भी सब क्या है? सारा मैन्युफैक्चरिंग है। तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब जिसमें गुड्स का निर्माण होता है, किसका? गुड्स का। और कोई देश अगर इसमें बहुत अग्रणी है तो वो बहुत तेजी से आगे जाता है, लाइक चाइना है ना। तो चाइनीज इकोनॉमी इसी पर तो डिपेंड है पूरा। आज दुनिया का हर चीज कहाँ बन रहा है? चाइना में। मैक्सिमम चीजें कहाँ से आ रही है? चाइना से, क्योंकि उसका हार्डवेयर इंडस्ट्री बहुत मजबूत है। और वहां पे आईआईटी, जो ये आईटीआई कॉलेज होती है ना, इनका नंबर बहुत ज्यादा है, 7 लाख से ज्यादा है। कितना? 7 लाख से ज्यादा। अपने यहाँ पे कितनी है? मुश्किल से 10-15 हजार है। बात समझ में आ रहा है? और वहां पे कितनी है? 7 लाख से ज्यादा। हर बच्चा वहां आईटीआई का ट्रेनिंग करता है। तो ये वजह है। फिर दूसरा, सेकंड, तो इनमें टोटल आइटम कितने हैं? 407। इन 407 में सबसे ज्यादा वेटेज किसको दिया गया है? कितना परसेंट? दूसरे नंबर पे, जो सेकंड नंबर पे वेटेज है, दैट इज माइनिंग। क्या है? खनन। इसको वेटेज दूसरे नंबर पे दिया गया 14.37%। कितना वेटेज है? 14.37 माइनिंग। और तीसरे नंबर पे जो रखा गया वेटेज में, वो है पावर, ऊर्जा। इसको वेटेज दिया गया है 7.99, बोले तो 8%। क्लियर हुआ क्या? अब बताओ, पूरा नाम क्या है इसका? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जारी कौन करता है? कब करता है? प्रति माह। कौन से मंत्रालय के अधीन है?
ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, बेस ईयर क्या है 2011-12, यानी इसके आंकड़े बेस ईयर के तुलना में कितना उत्पादन बढ़ा या कितना घटा, इस आधार पे आता है। फिर इससे क्या चीज हमें समझ में आती है, इंडस्ट्री क्षेत्र में होने वाली वृद्धि या कमी। ठीक है, कितने आइटम शामिल है इसमें 407, कितने क्षेत्रों के हैं 3। पहला वेटेज कितना परसेंट 77.63, दूसरा माइनिंग वेटेज 14.37 और तीसरा पावर सेक्टर वेटेज 7.9, बोले तो 8%। अब ये जो 407 आइटम्स है ना, इनको यूज के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज, उपयोग के आधार पर 6 भागों में बांटा गया। कितना, देखो अभी याद हो जाएगा। एक होता है बेसिक या प्राइमरी, कौन सा, बेसिक या प्राइमरी गुड्स, बुनियादी या प्राथमिक वस्तुएं। पहली क्या है, बुनियादी या प्राथमिक वस्तुएं। प्राथमिक वस्तु मतलब डेली जो रूटीन में हमारे काम आती है, जैसे बिस्किट वगैरह हो गया, ये जितनी भी चीजें हैं बेसिक जीवन के लिए जो बुनियादी चीजें, उनका इंडस्ट्री है। सबसे ज्यादा यही उद्योग होंगे भाई। कोई मशीन थोड़ा ही हम रोज खरीदते हैं, लेकिन बेसिक चीजें तो हमें जिंदा रहने के लिए डेली चाहिए। तो एक तो वो गुड्स है, दूसरा है कैपिटल गुड्स। क्या, कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स में जैसे मशीनरी वगैरह आ गई, ऐसी वस्तु जिनसे जो कोई भी इंटरमीडिएट गुड्स होती है, इस इंटरमीडिएट गुड्स को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट जिससे किया जाता है, उन मशीनरी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स। जैसे क्लॉथ, कपड़ा, वो इंटरमीडिएट गुड्स है। सीलने की मशीन क्या है, कैपिटल गुड्स। चक्की वो कैपिटल गुड्स है। और गेहूं क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। आटा क्या है, फाइनल गुड्स। क्लियर हुआ ना सभी के। तो ये कैपिटल गुड्स का मतलब क्या हो गया, ऐसी सभी वस्तुएं, मशीनें जिनका किसी वस्तु के उत्पादन में वो प्रयुक्त होती है। फिर तीसरा होता है इंटरमीडिएट गुड्स। तीसरी क्या होती है, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स को बोले तो मतलब जैसे मान लीजिए इधर देखो, दिखाई दे रहा ना यहाँ, ये इसमें देखना आटा, ठीक है। फिर ये मान लीजिए ब्रेड और ये मान लीजिए बर्गर। बताओ इसमें फाइनल गुड्स क्या है, ये क्या है, रॉ मटेरियल। ये क्या, इंटरमीडिएट गुड्स। और ये ब्रेड पकोड़ा मान लो, ये क्या हो गया फिर फाइनल गुड्स। जैसे पहले आटा बना, उससे ब्रेड बना, उसको बेसन में डाल के फिर भून लिया, सिकाई हो गई, तो वो क्या हो गया, तलने के बाद में ब्रेड पकोड़ा, फाइनल गुड्स। या फिर मान लीजिए जैसे ये व्हीट है, ये आटा है और ये बिस्किट है, तो इसमें इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, फाइनल क्या है और रॉ मटेरियल। फिर जैसे मान लीजिए ये कॉटन है, ठीक है, फिर क्लॉथ और ये हो गया तुम्हारा शर्ट, तो फाइनल गुड क्या है और इंटरमीडिएट गुड्स और रॉ मटेरियल। क्लियर हो गया ना सभी के हम। फिर चौथी जो गुड्स हैं वो है इंफ्रा गुड्स, इंफ्रा या मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा या मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स, यानी ऐसी कोई वस्तु जो अवसंरचना निर्माण में प्रयुक्त हो रही है। जैसे मान लो लोहे का सरिया हो गया, या स्टील हो गया, या सीमेंट हो गया, या रिफाइनरी हो गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कोई हो गया, जैसे वायर होता है ना जिससे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होता है, या वो जो खंभा होता है सीमेंट का, ये सब क्या है, ये है तो मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन किस में प्रयुक्त हो रहा है, इंडस्ट्री, इंफ्रा में, इंफ्रा बनाने में। जैसे रोड बना रहे हैं तो रोड में बजरी बजरी चाहिए ना, कंक्रीट, सरिया, डामर, ये सब इंफ्रा गुड्स कहलाती है। उसके बाद में आता है एक होता है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स और दूसरा होता है नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। बताओ पहली क्या लिखा है, बेसिक गुड्स, दूसरा कैपिटल, तीसरा इंटरमीडिएट गुड्स, चौथा इंफ्रा या मैन्युफैक्चरिंग, पांचवा ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स और नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स।
ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या है? तो स्थायी उपभोक्ता वस्तु, और नॉन ड्यूरेबल मतलब अस्थायी या गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु। तो तुम्हारे पास अभी जो भी चीजें हैं इस बिल्डिंग के अलावा, तुम्हारे पास जो भी चीजें हैं, ये बैठने वाली भी आ गया, अगर वो 3 साल तक चले और खराब हो जाए 3 साल में, मतलब आज से, मतलब मैक्सिमम लाइफ कितना हो, 3 वर्ष, तो वो नॉन ड्यूरेबल की कैटेगरी में आती है। किसमें आएगा? नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। और यदि वो 3 साल से ज्यादा चल जाए तो उसको क्या बोलेंगे? ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। तो जैसे तुम्हारा मोबाइल है, वो ड्यूरेबल है नॉन ड्यूरेबल है? ड्यूरेबल। भाई अगर तुम चलाओ तो उसको 10 साल चला लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा, वरना तो तुम 2 महीने में ही बोर हो गया, बेच दो, वो एक अलग बात है। या तुम्हारा जैसे बाइक है, तो वो ड्यूरेबल है नॉन ड्यूरेबल है? अब कुछ बच्चे हैं, मैं तो हर साल बदलता हूँ, वो एक अलग बात है। लेकिन तुम्हारा शर्ट है, वो ड्यूरेबल है या नॉन ड्यूरेबल? वो नॉन ड्यूरेबल है। अब बहनें जो होती है ना, शादी का जोड़ा उसको 40-50 साल तक रखती हैं कि ये मेरी माँ ने दिया था, फिर वो अपनी बहू को देगी या बेटी को देगी, होता है ना ऐसा। वो है तो नॉन ड्यूरेबल, पर हम बना देते हैं उसको क्या? ड्यूरेबल। या तुम्हारा कोई मान लो पहली याद वाला कोई कपड़ा हो, बात समझ में आ गया ना, उसको भी तुम क्या बना देते हो? ड्यूरेबल वाला। अरे वो तो होना भी चाहिए ना, किताबों में कई कई फूल भी निकलते हैं ना ड्यूरेबल, जबकि उसकी लाइफ एक दिन होती है। बात समझ में आ गया? वो ड्यूरेबल की कैटेगरी में था नहीं, आपने उसको बना दिया, वो एक अलग बात है। अब तुम्हारा जैसे समझ में ये क्लियर हो गया ना, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल क्या होता है। अब ध्यान से समझो। तो ये जो 407 आइटम्स है, इन 407 आइटम्स को उपयोग के आधार पे कितने भागों में बांटा? 6 भाग में। पहला कौन सा है? बुनियादी या प्राथमिक। ठीक है, इसका हाईएस्ट वेटेज है। हाईएस्ट वेटेज किसको दिया? क्यों दिया? इसको ध्यान से समझो। हमारे देश में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री किसका होना चाहिए? जिसका उत्पाद ज्यादा बिके, जिसकी जरूरत ज्यादा हो। तो इसको वेटेज इसलिए ज्यादा दिया क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा आइटम्स यही वाले हैं, मतलब आइटम्स नहीं, सबसे ज्यादा इन्हीं का प्रोडक्शन होता है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इन्हीं गुड्स का होता है, तो सबसे ज्यादा उद्योग भी इन्हीं के लगे हुए हैं। जबकि इनका नंबर ऑफ आर्टिकल्स देखोगे तो मात्र 15 है, यानी लोवेस्ट नंबर है बट हाईएस्ट वेटेज है। इसको ध्यान से समझना। वेटेज में केवल कितने आर्टिकल्स लिए? मात्र 15 लिए। लेकिन ये 15 आर्टिकल ऐसे हैं जिनका उद्योग देश में सबसे ज्यादा है। हर जगह आपको आटा बेचने वाला मिलेगा तो उसका डिमांड खूब है ना, ब्रेड बिस्किट मिल जाएगा, कपड़े वाला मिल जाएगा। क्लियर हुआ? ये जो कैपिटल गुड्स है इसका लोवेस्ट नंबर है, 6वें नंबर पे है। सॉरी, नंबर नंबर नहीं, लोवेस्ट वेटेज। क्या दिया? लोवेस्ट वेटेज। क्यों दिया जरा बताओ? लोवेस्ट वेटेज। देखो, मान लो कि तुम्हारे पास एक चक्की आ गई, क्या तुम हर महीने या रोज जाके चक्की खरीदोगे? क्या करोगे क्या उसका? भाई एक बार चक्की ले लिया, 40-50 साल गया, ज्यादा से ज्यादा पार्ट घिस गया तो फिर उसका वो करवा लेते हैं ना, आके छेनी से कर जाता है। या तुमने एक बार मान लो कपड़ा सीलने की मशीन ले ली, क्या रोज लोगे? क्या वो भी गई एक बार, ज्यादा से ज्यादा सुई वगैरह रिपेयरिंग वगैरह कर देगा। तो कैपिटल गुड्स होती हैं, ये रोज नहीं खरीदी जाती हैं। तो क्या हर गली में आपको इनकी इंडस्ट्री दिखेगी? क्या ये भारत में बहुत कम है, कम ही होनी चाहिए। हालांकि ज्यादा हो, बिकना भी तो चाहिए ना, नहीं तो फिर मंदी आ जाएगी इसमें। इनका डिमांड कम है और ये महंगी भी होती है। फिर इंटरमीडिएट गुड्स, ये वो हैं जो कच्चे माल के तौर पे प्रयुक्त होती है, हर चीज का इंटरमीडिएट गुड्स है, इसलिए हाईएस्ट नंबर यही है, 115 है। कितना? 115, यानी टोटल 407 में 115 तो यही है। तो हाईएस्ट नंबर, लोवेस्ट नंबर, हाईएस्ट वेटेज, लोवेस्ट वेटेज, ये सेकंड नंबर पे वेटेज है इसका, सेकंड हाईएस्ट वेटेज। इतना याद रखना है। हाईएस्ट वेटेज किसको दिया गया? बेसिक गुड्स को। हाईएस्ट नंबर किसको दिया? इंटरमीडिएट गुड्स को। लोवेस्ट नंबर किसका है? बेसिक का। और
हाईएस्ट ये सॉरी लोवेस्ट नंबर किसका है, बेसिक का, और हाईएस्ट नंबर किसका है, कैपिटल या इंटरमीडिएट गुड्स का, इतना ध्यान रखना। अब ये जो 407 आइटम है ना, इन 407 आइटम में हमने हो गया, ठीक है, इधर ध्यान दो, सीमेंट है ना कौन से नंबर पे, और फर्टिलाइजर, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, ये था क्या, ये था क्या, तो जहां पे 1 2 3 4 हो वो इसका सही आंसर विल बी सी। और अभी मैंने बताया था ना 1 2 3 इनमें सबसे पहले कौन आ रहा है, और ये भी बताया था इनमें सबसे पहले कौन आ रहा है, तो फिर इसका 8 ऐसे उद्योग चुने, कितने, 8 उद्योग, कितने उद्योग चुने, 8 उद्योग, जिनको वेटेज हमने दिया सबसे ज्यादा 40.27% वेटेज, केवल 8 को, उनको कहते हैं कोर इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं उनको, कोर इंडस्ट्री। कोर इंडस्ट्री ऐसे उद्योग होते हैं जिनका विकास होगा तो अदर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट अपने आप होगा। कोर उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिनका विकास होगा तो अदर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट अपने आप होगा। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, सीमेंट, सीमेंट था तो ये बिल्डिंग बना, ये बिल्डिंग बना तो ये लाइट काम आ रही है, तो ये लाइट भी बनी होगी, ये नहीं होता तो लाइट काम नहीं आती। ये पंखे भी तभी काम आ रहे हैं जब ये बिल्डिंग है। इसमें जो ईंटें लगी वो तभी जरूरत पड़ी जब सीमेंट था। इसमें मान लीजिए फॉल सीलिंग हुआ, ये भी तभी काम आया ना जब ये मकान बना। ये एसी भी तभी भी की जब ये मकान है, नहीं तो छत पे तो ऐसे ही थोड़ी खड़ी कर देंगे कि जाओ बाहर लगा दिया आपने। फिर इसको बनाने के लिए जैसे टाइलें वगैरह भी काम में आई है। फिर जो बनाने वाले लोग थे उनको भी रोजगार मिला, कोई कारपेंटर था, कोई मान लो प्लम्बर था, कोई मिस्त्री था, राजमिस्त्री था, कोई मान लो सेटरिंग करने वाला था, कोई कौन था, तो उनको भी रोजगार मिला। और उनके जो उपकरण थे वो भी तो तभी काम आए जब ये बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग है तो इतना सारा लोगों को रोजगार मिला, और इस बिल्डिंग के कारण जितनी भी चीज यहाँ, ये पैनल भी तो तभी बिका ना जब ये क्लासरूम है, ये टीवी भी तभी बिका जब ये क्लासरूम है, और ये बेंचे भी तभी जरूरत पड़ी ना जब ये क्लासरूम है, वरना क्लासरूम नहीं तो ये सब का जरूरत नहीं। इवन तुम्हारा भी फिर यहाँ पे कोई जगह नहीं होता तो रोड पे थोड़ी बिठा के पढ़ाते, बिल्डिंग है तो क्लास चल रही है, और बिल्डिंग है तो मुझे रोजगार मिला हुआ है। बात समझ में आ गया। फिर दूसरा, बिजली, बिजली है तो ये क्लास चल रही है, बिजली है तो इंटरनेट चल रहा है, बिजली है तो तुम्हें ये पैनल पे दिख रहा है, बिजली है तो ऑनलाइन वाले बच्चों का मोबाइल में कुछ ना कुछ उन्हें दिख रहा है, हेलो हाय कैसे हो दिख रहा है ना। अभी बिजली जाए तो उनका तो बंद हो जाएगा, और तुम यह एकदम जोर से चिल्लाओगे हो करके ऐसे, है ना, क्यों, अंधेरा गुप हो जाएगा ना एकदम। तो बिजली है तो ये सब है, बात क्लियर हुआ। और बिजली है तो पंखा बन रहा है, बिजली है तो लाइटें बिक रही है, वरना कुछ नहीं है। ऊर्जा है तो सब कुछ है। तो दो याद हो गए ना, सीमेंट, ऊर्जा। तो ये टोटल कितने हैं, 8 हैं। इनका वेटेज इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नंबर 1 पे है रिफाइनरी प्रोडक्ट। नंबर 1 कौन है, घटते क्रम में चल रहे हैं अपन, सबसे ज्यादा किसको वेटेज दिया, रिफाइनरी प्रोडक्ट। नंबर 2 पे है इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 2 पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे है आयरन एंड स्टील। नंबर 3 पे क्या है, आयरन एंड स्टील। नंबर 3 पे आयरन एंड स्टील। नंबर 4 पे है कोल। नंबर 4 पे क्या है, कोयला, कोल। नंबर 1 रिफाइनरी, नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 3 आयरन एंड स्टील, नंबर 4। अब बताओ नंबर 1 क्या लिखा है, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। नंबर 5 पे है क्रूड ऑयल। क्या, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल क्या है, क्रूड ऑयल। और नंबर 6 है इस पे नेचुरल गैस। क्या है, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। अब बताओ पहला,
बगैर देखे। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां है सीमेंट। सातवां क्या है? सातवां है सीमेंट। और आठवां है फर्टिलाइजर। याद हो गए क्या? सातवां क्या है, आठवां, पूरा याद? चलो अभी देखता हूं कितना याद हुआ है। इसका आंसर दीजिए। नंबर 1 रिफाइनरी, नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी, तुम नहीं बोले। तुम ये सोच रहे थे ये तो बोल ही रहे, मैं क्या करूंगा। अरे अपना देखो, पड़ोसी का मत सोचो। तो ये क्लियर हुआ सभी के? इसका आंसर बताइए। हो गया क्या? अरे इतना टाइम ही नहीं लगना चाहिए ना बाबा। उसमें क्या था, सबसे ज्यादा विनिर्माण याद है ना, 77.63, खनन 14.37, विद्युत याद आ गया। ये था क्या कहीं? तो आंसर यही है इसका। ठीक है, गैस और जलापूर्ति। अब मुझे ये बताओ, मैं तुम्हें पूछूं 1 2 3 4 5 6, इनमें सबसे पहले कौन आया? अरे एक आया ना, यहां तो एक ही है ना। अब बताओ पहले कौन आया और अब कौन आया? तो इसका आंसर स्टील तो नहीं है बेटा, पावर, शाबाश। तो इनमें देखो नंबर 1, वैसे तो फर्टिलाइजर वो रिफाइनरी प्रोडक्ट है, लेकिन वो रिफाइनरी नहीं दिया। तो ये 2 है, ये 3 है, ये 8 है और ये 4 है। तो इनमें तो पहले ये आ गया ना। तो आंसर क्या? विद्युत उत्पादन। ठीक है, विद्युत उत्पादन। चलो अब लिखो, हेडिंग दीजिए।